ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंध पार्ट नंबर 2। हम डिस्कस कर रहे थे विपणन की विचारधाराएं, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स फिलॉसफीज़। उसमें चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज, विपणन विचारधारा या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। विपणन विचारधारा या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें जो मीनिंग हम डिस्कस करेंगे वो ये हुआ कि इस विचारधारा के मानने वाले जो लोग होते हैं उनका उद्देश्य होता है उपभोक्ता को संतुष्ट करना। इनका ये मानना है कि यदि हमारा ग्राहक जो है वो संतुष्ट हो जाता है तो फिर हमारी संस्था बहुत लाभ कमा सकती है। तो उपभोक्ता संतुष्टि पर इनका मुख्य ध्यान केंद्रित होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। ये बोलते हैं कि हमें वही वस्तुएं बनानी है जो उपभोक्ता चाहते हैं, ना कि जो हम कर सकते हैं। हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ग्राहक क्या चाहते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी इनकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, ये कौन सा तरीका अपनाते हैं विपणन विचारधारा वाले, उस पर हम आते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया, विशेष क्षेत्र या लक्ष्य बाजार की खोज करना, टू फाइंड आउट द टारगेट मार्केट। तो यहाँ पर टारगेट मार्केट या लक्ष्य बाजार का मतलब है जहाँ पर कि हमारा लक्ष्य पूरा केंद्रित होगा, जहाँ पर हम वस्तु को बेचना चाहते हैं, जहाँ के ग्राहकों को हम संतुष्ट करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है, लक्ष्य बाजार में उपभोक्ता की आवश्यकता को जानना, टू फाइंड आउट द नीड ऑफ द कंज्यूमर इन द टारगेट मार्केट। कि हमारा जो ये लक्ष्य बाजार है, इस बाज़ार में रहने वाले उपभोक्ता जो हैं, ग्राहक जो हैं, उनकी क्या आवश्यकता है उसका हम पता लगाएंगे। थर्ड पॉइंट है, वांछित वस्तुओं का उत्पादन करना, टू मैन्युफैक्चर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स। वांछित का मतलब है उन उपभोक्ताओं की इच्छा वाली वस्तुएं, जो वहाँ के ग्राहक डिज़ायर करते हैं, इच्छा करते हैं, वही वस्तुएं हम बनाएंगे। चौथा पॉइंट है, जब हमने वस्तुएं बना ली तो उसके बाद अब उन वस्तुओं की हमने मांग पैदा करनी है, टू क्रिएट द डिमांड, जिसके लिए हम विज्ञापन इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद अगला है बिक्री करना, टू मेक द सेल। जब वस्तु की मांग उत्पन्न हो गई तो उसके बाद में अब वस्तु की बिक्री कर दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बिक्री के उपरांत सेवा प्रदान करना, टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। की वस्तु बेच भी हमने दी है, परंतु उसके बाद भी हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहक जो हैं वो संतुष्ट रहें, सदा के लिए हमारे ग्राहक बने रहें। इसके लिए हम जैसे गारंटी, कुछ समय तक फ्री सेवाएं सर्विस देना, वारंटी इत्यादि की सुविधा देना इत्यादि। और जी पॉइंट हमारा आ जाएगा, उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ अर्जित करना, अर्निंग प्रॉफिट बाय द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ग्राहकों को संतुष्ट करके ही हम लाभ कमाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मुख्य ध्येय ग्राहकों की संतुष्टि होता है। ग्राहकों पर ये नज़र रखते हैं, कारण ये होता है वही जानना चाहते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। तो जैसा ग्राहक चाहते हैं हम उसके अनुसार ही उत्पादन करेंगे। ग्राहकों की रुचियों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसके ऊपर भी लगातार इनकी नज़र होती है। अब प्रतियोगियों पर, हमारे कॉम्पिटिटर, हमारी जैसी वस्तुएं बनाने वाली और कंपनी के ऊपर भी इनकी दृष्टि या नज़र होती है। ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सी रणनीति पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया है बिक्री को बढ़ाने का। ये विधि जो है पहले वाली 3 विधियों के मुकाबले में अच्छी है और इस विधि के द्वारा हम लंबे समय तक लाभ कमाते हैं। परंतु इसमें ये कहा गया कि ये विधि में भी कुछ कमी है कि ये तो ग्राहकों पर और अपने लाभ पर तो ध्यान इनका केंद्रित होता है, परंतु सामाजिक कल्याण पर ये कोई ध्यान नहीं देते। क्योंकि जो आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, विचारधारा है, वो सामाजिक विपणन विचारधारा, ये सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, 5वां पॉइंट। इसमें उपभोक्ता की संतुष्टि पर हम ध्यान देते हैं, परंतु उसके साथ ही उपभोक्ता के कल्याण पर, कंज्यूमर वेलफेयर पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है, सामाजिक कल्याण पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है, सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान देते हैं, ग्राहकों के कल्याण पर, समाज के कल्याण पर, उपभोक्ता की संतुष्टि पर। इसमें यह बोला गया कि उपभोक्ता की संतुष्टि हमारे लिए मुख्य है, परंतु उसके साथ समाज की भलाई पर भी हमें ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल इसमें कोट किया जाता है कि जैसे अगर हमारी कंपनी कोई व्हीकल को गाड़ी बनाती है, तो हम ये देखते हैं कि ग्राहकों की संतुष्टि के लिए हमने उसमें कोई ऐसा सिस्टम फिट किया जिससे बहुत कम पेट्रोल पर वो ज़्यादा दूरी चलती है। इसका मतलब हुआ पेट्रोल की उसमें बचत होती है। पर अगर वो पॉल्यूशन को बढ़ाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे उपभोक्ता की संतुष्टि तो होगी, पर समाज का कल्याण नहीं होगा और समाज में प्रदूषण फैलेगा। तो नई विचारधारा ये बोलती है कि ऐसी कंपनी बहुत लंबे समय तक अच्छा लाभ कमा सकती है यदि वो उच्च स्तरीय मानव जीवन, लोगों को वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध करवाए और साथ में प्रदूषण रहित वातावरण भी उपलब्ध करवाए।
नेक्स्ट टॉपिक पर आए, जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस। मार्केटिंग और सेलिंग दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब दोनों में अंतर क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, पहले है मार्केटिंग फिर सेलिंग। पहला दिया गया अर्थ। तो मार्केटिंग क्या है, वो प्रक्रिया है जो उत्पादन से पहले पूर्व प्रारंभ हो जाती है और विक्रय के बाद तक चलती रहती है। इट्स ए प्रोसेस वी स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्शन एंड रन्स आफ्टर सेल टू। बिक्री के बाद भी हम सेवाएं प्रदान करते हैं गारंटी की, और उत्पादन से पूर्व मतलब उत्पादन करने से पहले हमने ग्राहकों की रुचियों का पता लगाया। जबकि विक्रय या सेलिंग की बात हम करें तो इसमें विक्रेता द्वारा क्रेता को स्वामित्व हस्तांतरण किया जाता है। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओनर टू बायर। पहले जो दुकान पर सामान पड़ा था उसका मालिक दुकानदार था, और विक्रय हो जाने के बाद उपरांत उसका जो मालिक हो गया वो क्रेता हो गया, तो स्वामित्व हस्तांतरण सेलिंग के द्वारा हो गया। सेकंड पॉइंट है क्षेत्र या फिर स्कोप। तो हमारा जो मार्केटिंग है, विपणन है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, मोर वाइडर स्कोप। और बात करें हम सेलिंग की, विक्रय की, तो इसका क्षेत्र संकुचित होता है, संकुचित नैरो में छोटा होता है, क्योंकि सेलिंग में हम केवल वस्तु की बेचने पर ध्यान दे रहे हैं, और सेलिंग जो है विपणन या मार्केटिंग का केवल मात्र भाग होता है, इट्स एन पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तीसरा पॉइंट है उद्देश्य या फिर पर्पज़ या फिर ऑब्जेक्टिव। क्या होता है हमारा विपणन का उद्देश्य होता है उपभोक्ता को संतुष्ट करना, उसको हमारा स्थायी ग्राहक बनाना, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जबकि विक्रय करने का उद्देश्य हमारा होता है सेलर सेटिस्फैक्शन। जब विक्रेता की वस्तु बिक जाती है तो विक्रेता को उससे संतुष्टि होती है, विक्रेता की संतुष्टि। चौथा पॉइंट दिया गया प्रक्रिया या फिर प्रोसेस। वस्तु का जैसे ही बनाने का विचार हमारे मस्तिष्क में आता है, निर्माण का विचार हमारे मस्तिष्क में आता है, तब हमारा मार्केटिंग जो है प्रारंभ हो जाती है, और ग्राहकों के संतुष्ट हो जाने के बाद तक चलती है। सो इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया ऑफ द प्रोडक्शन when it comes to our mind and runs after the consumer satisfaction। जब हम बात करते हैं सेलिंग की या विक्रय की, तो वस्तु के उत्पादन से लेकर बिक्री तक वस्तु हमने बनाई और उसको बस बेच देना है। इट स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल। पांचवा पॉइंट हमारा है मुख्य तत्व या मेन एलिमेंट क्या होता है। जब हम मार्केटिंग या विपणन की बात करते हैं तो हमारा मुख्य ध्येय होता है हमारा ग्राहक, हमारा कंज्यूमर, कि हमने ग्राहक के लिए ही सब कुछ करना है, उसको संतुष्ट रखना है। सेलिंग की बात करते हैं तो हमारा मुख्य ध्येय होता है ये प्रोडक्ट जिसे हम बेचना चाहते हैं, वो उत्पाद या वस्तु जिसको बेचने के लिए हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है। सिक्स पॉइंट हमारा है प्रिंसिपल या फिर सिद्धांत। जब हम बात करते हैं सेलिंग की तो विक्रेता की सावधानी का सिद्धांत यहाँ पर होता है। क्लेवरनेस ऑफ द वेंडर यहाँ पर सिद्धांत जो है वो लागू होता है। जितना सावधानी के साथ विक्रेता अपनी वस्तु के विक्रय करेगा, उतनी उसकी बिक्री जो है वो अधिक होगी और स्थायी बिक्री होगी। ग्राहकों की संतुष्टि मतलब हमेशा के लिए ग्राहक का हमारा बनना। तो विक्रेता हमेशा सावधान रहे, अलर्ट रहे, कैसे वो ग्राहक को संतुष्ट कर सकता है। और जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर क्रेता की सावधानी, बायर बिहेवियर का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। विक्रेता सावधान रहे कि जो वस्तु की बिक्री की जा रही है वो वस्तु कैसी उसे बेची जा रही है। अगला है लाभ का आधार या बेसिस ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पर मार्केटिंग की हम बात करें, विपणन की बात करें तो उपभोक्ता की संतुष्टि करके लाभ कमाना हमारी प्राथमिकता होती है। द प्रायोरिटी इज़ द अर्निंग प्रॉफिट बाय द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ग्राहक भी संतुष्ट हो और लाभ भी हम कमाएं। जबकि सेलिंग की बात करते हैं अधिकतम विक्रय करके लाभ कमाना हमारा उद्देश्य होता है। विक्रय का मतलब टोटल विक्रय, यहाँ पर अधिकतम विक्रय होना चाहिए और हम लाभ भी कमाएंगे। सो अर्निंग बाय द मैक्सिमाइजिंग सेल। उसके बाद आठवां पॉइंट है हमारी रणनीति या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, उत्पाद मतलब वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संवर्धन बिक्री को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मूल्य को घटाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भौतिक वितरण मतलब वस्तु को ग्राहकों के रहने के समीप तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सो कंसंट्रेशन इज ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रमोशन, प्राइसिंग एंड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। जब हम बात करें सेलिंग की तो यहाँ पर हमारा किस बात पर ध्यान केंद्रित होता है, वस्तु की बिक्री पर और साथ में वस्तु की बिक्री को बढ़ाने पर, संवर्धन। तो फोकस इज ऑन प्रमोशन एंड इंक्रीज ऑफ द सेल। अगला है कार्य या फिर फंक्शंस। विपणन का कार्य एक ही होता है, अधिक से अधिक उपभोक्ता पैदा करना, उनको बनाए रखना, टू क्रिएट द कस्टमर्स। सेलिंग का उद्देश्य होता है वस्तु और सेवा को बेचना, जो भी हमारे पास है उसे बस बेचो, टू सेल द गुड्स और द सर्विसेज। अगला पॉइंट हमारा है कर्ता या फिर पर्सन। विपणन क्रियाओं का समाधान
यदि मार्केटिंग में कोई समस्याएं आती हैं तो विपणन की जितनी भी समस्याएं आएंगी तो उन सभी का समाधान कौन करेगा? मार्केटिंग मैनेजर, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा। तो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द मार्केटिंग मैनेजर। हम बात करते हैं सेलिंग की, विक्रय की, तो उनकी समस्याओं को कौन हल करेगा? सेलिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, सो सेल्स मैनेजर। ठीक है, परंतु ये भी हमने ध्यान रखना है कि सेल्स मैनेजर जो होता है वो मार्केटिंग मैनेजर के नीचे आता है। मार्केटिंग में बहुत सारे काम हैं, उसके नीचे एक काम सेल्स का भी है। So sales problems are solved by the sales manager who works under the marketing manager. अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे जो है हमारा विपणन का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब महत्व के पॉइंट्स पर आते हैं और पहला पॉइंट दिया गया, क्या महत्व है इसका? प्रतिस्पर्धा में मतलब कंपटीशन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को अपनी वस्तु के बारे में स्पष्ट और विस्तृत मतलब डिटेल्ड सूचना हम देते हैं। तो ड्यूरिंग द कंपटीशन टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स, एडवर्टीजमेंट इज यूज टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स। ग्राहकों को सूचना देने के लिए विज्ञापन का हम सहारा लेते हैं अबाउट क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर गुड्स। और इस विज्ञापन के माध्यम से वी इन्फॉर्म आवर कस्टमर्स अबाउट आवर प्रोडक्ट्स इन क्लियर मैनर एंड डिटेल्ड मैनर। डिस्क्राइब होता है समझाना या बताना। सेकंड पॉइंट है बाजार सर्वेक्षण से उत्पाद से पूर्व, मतलब हम मार्केट की सर्वेक्षण करते हैं, खोजबीन करते हैं और उत्पादन से पूर्व ही ग्राहकों की रुचि और पसंद को हम जानना चाहते हैं, ताकि ग्राहकों की रुचि और पसंद के अनुसार ही हम लोग उत्पादन करें। और कैसे जानेंगे? बाजार सर्वेक्षण से जानेंगे। तो बिफोर द प्रोडक्शन वी कम टू नो अबाउट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट इन द टेस्ट थ्रू द मार्केट सर्वे। तीसरा पॉइंट है विक्रय पूर्वानुमान द्वारा हम ये जान पाते हैं कि ग्राहकों की रुचि और पसंद को ध्यान में रखते हुए कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। बाय द सेल्स फोरकास्टिंग वी कैन एस्टिमेट हाउ मच अमाउंट ऑफ द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड टेस्ट। विक्रय करने का जब अनुमान लगाया जाता है कि हम इतनी विक्रय करेंगे, तो उसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि ग्राहकों की रुचि कितनी है, किस चीज़ में उनकी पसंद करते हैं वो, और उनकी रुचि और पसंद को ध्यान में रखते हुए हम कितना उत्पादन करें, ये विक्रय पूर्वानुमान में हम डिसाइड करते हैं। चौथा पॉइंट है विभिन्न संस्थाएं उपभोक्ता की पसंद की वस्तुएं बनाती हैं, अतः ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विक्रय कला और विक्रय प्रवर्तन का सहारा लिया जाता है। ग्राहकों की पसंद की वस्तु को बनाना, फिर उनको आकर्षित करना, और आकर्षित करने के लिए विक्रय कला, इसके बारे में हम चैप्टर कर चुके हैं, और विक्रय परिवर्तन ये भी हम चैप्टर कर चुके हैं, उसका सहारा हम लेते हैं। सो वेरियस कंपनीज प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट, सो टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स वी टेक हेल्प ऑफ सेल्समैनशिप एंड सेल्स प्रमोशन। पाँचवा पॉइंट हमारा क्या है? विक्रय प्रबंधक को बहुत सी समस्याएं हल करनी होती हैं, जैसे नए ग्राहक को खोजना कि कौन हमारा नया कंज्यूमर हो सकता है, वर्तमान ग्राहक को अपना बनाए रखना कि वो किसी और कंपनी की वस्तुएं ना खरीदने लग जाए, संस्था के उत्पाद में वस्तु प्रोडक्ट्स, संस्था के उत्पादों में ग्राहकों की रुचि को उत्पन्न करना, विक्रय लागतों को कंट्रोल करना, मतलब विक्रय लागतों को कम करना, और विक्रय मूल्य निर्धारित करना कि कितने में वस्तु को बेचा जाएगा। So sales manager has to solve various problems ways to search new consumers, to maintain present consumers, to create interest in our products, to control the selling expenses, to decide the selling price of the product। ये सारी क्रियाएं जो है विक्रय प्रबंधक मतलब सेल्स मैनेजर को करनी होती हैं। 6 पॉइंट है तीव्र प्रतिस्पर्धा मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में ही तो रणनीति निर्माण करना। हम स्ट्रेटेजी चैप्टर हम कर चुके हैं प्लानिंग वाला, तो उसमें हमने पढ़ा कि हम रणनीति का मतलब अपनी एक प्लानिंग हम बनाते हैं कि कैसे हम इतनी सारी कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। टू फ्रेम द स्ट्रेटेजी फॉर फेसिंग द कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डिसाइड किया जाता है। 7 पॉइंट है व्यवसाय की सफलता विक्रय योग्यता पर ही निर्भर करती है। कितने अच्छे तरीके से हम विक्रय कर पाते हैं उसके ऊपर ही बिजनेस की सफलता निर्भर कर पाती है। हम वस्तुएं बना रहे हैं परंतु विक्रय नहीं कर पाते तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। सो सक्सेस ऑफ बिजनेस टोटली डिपेंड्स अपॉन सेलिंग एफिशिएंसी। 8वां पॉइंट है विक्रय विभाग के सुव्यवस्थित प्रयासों से, सुव्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जब विक्रय विभाग अपनी कोशिश करता है तो आंशिक रूप से दोषयुक्त वस्तुएं उत्पादों को भी बेचने में हम सफल हो पाते हैं। आंशिक रूप से मतलब हमने वस्तुएं बनाई हैं पर कुछ थोड़ी बहुत डिफेक्टिव है, बिल्कुल माइनर सा उनमें कुछ कमी है, तो ऐसी वस्तुओं को भी हम विक्रय विभाग अपनी कोशिश करके बेच सकता है। जैसे थोड़ा सा डिस्काउंट हमने दे दिया
ऑफ सीज़न पर, ठीक है। तो ऑफ सीज़न पर डिस्काउंट हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई सीज़न, अभी कोई त्यौहार आ गया, हम डिस्काउंट दे रहे हैं। पर कंपनी कोई भी घाटा नहीं खाना चाहती, तो ऐसे मौके पर सामान्यतः हम वो वस्तुएं निकालते हैं जो थोड़ी सी डिफेक्टिव होती हैं, जो साल भर हम बेच रहे थे और हमारे सामने आया कि इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है कोई, या फिर जो एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है। तो बाय द सिस्टमेटिक एफर्ट्स ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट वी बिकम सक्सेसफुल टू सेल ऑफ पार्शली डिफेक्टिव गुड्स।